Hello everyone, hope you are all fine. Friends, did you know the British was divided Bengal not for administration but to divide Indians forever? The partition of Bengal in 1905 was not just geography but it was a political game that sparked India's biggest wave of nationalism. In this lecture, we will decode how this single move changed the freedom struggle and why UPSC loves asking it. So let's start the lecture now. दोस्तों, before we discuss the partition of Bengal, you should know the work of the INC during 1885 to 1905, referred as the era of moderates. एंड दोस्तों, इन मॉडरेट लीडर्स के कामों के बारे में ना आपको स्पेशली तैयार करना है अपना आंसर। ठीक है, अब मैं आंसर क्यों बोल रहा हूँ, तो आप जो भी पढ़ने वाले हो ना, यह आपके आंसर में कहीं ना कहीं तो यूज़ होगा। कहाँ यूज़ होगा, तो एसए के पेपर में भी यूज़ हो सकता है और आपके जीएस और एथिक्स के पेपर में भी ये यूज़ हो सकता है क्या, यूज़ करो, आपको वैल्यू एडिशन मिलेगा आपके आंसर के अंदर। दादा भाई नौरोजी के बारे में मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं और ये पहले इंडियन हैं जो मेंबर बनते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स इन ब्रिटेन। और इन्होंने ही बुक लिख रखी है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसके बारे में ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में इसी बुक के अंदर इन्होंने जिक्र किया है, बताया है इंडियंस को कि भाई किस तरीके से जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना हमारे इंडिया के अंदर रेवेन्यू कलेक्ट करके अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रही है और हमारे यहाँ लोग फेमाइन से, भूख से लोग वाग मर रहे हैं। और एक बात और दोस्तों, द वॉइस ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर था ना, इन्हीं का ही है और इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी बनाया था लंदन के अंदर। तो ये सारे मेन पॉइंट्स है दादा भाई नौरोजी के और ये आपको याद रखने हैं, आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब डब्ल्यू.सी. बनर्जी के बारे में आपको पता है कि ये भैया फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं आईएनसी के, ठीक है, 1885 में। अब एस सुब्रमण्यम अय्यर के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि द हिंदू न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हो ना, इसके फाउंडर यही हैं और इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म को। और इन्होंने एक न्यूज़पेपर और भैया इन्होंने फाउंड किया है, वह है तमिल न्यूज़पेपर स्वदेश मित्रन, ठीक है। और एक बात और, को फाउंडेड मतलब साथ में इन्होंने मिलकर मद्रास महाजन सभा के अंदर भी पार्टिसिपेट किया है। गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु भी बोला जाता है, इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी 1905 में। इंग्लिश न्यूज़पेपर हितवदा इन्होंने फाउंड किया था। डेक्कन सभा के अंदर ही पार्टिसिपेट लिया इन्होंने, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनको राष्ट्र गुरु भी बोला जाता है, ठीक है। और इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाई थी जो बाद में जाके आईएनसी के साथ मर्ज हो जाती है। इन्होंने जो न्यूज़पेपर फाउंड किया था, ठीक है, स्थापना करी थी, तो वो है द बंगाली न्यूज़पेपर के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसका जो हम मूवमेंट चलाते हैं अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, द स्वदेश मूवमेंट, तो उसके अंदर बंगाली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडियन एसोसिएशन इन्होंने 1876 में बनाया था और इसका बनाने का मतलब था जो इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर जो अंग्रेज़ों ने, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एज बढ़ा दी थी ना, मतलब एज कम कर दी थी, तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने इंडियन एसोसिएशन बनाया था, ठीक है। कम कर दी थी मतलब अगर 21 होगी तो उन्होंने 18 कर दी। अब एक बात बताओ, 21 आज के डेट में सिविल सर्विस का जो है मिनिमम एज है जिसमें आप क्वालिफाइड हो जाते हो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है, एक ऑफिसर बनने के लिए। जब इसको 18 ईयर्स कर दोगे तो समझ लो कितना कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, ठीक है। और कॉम्पिटिशन बढ़ने के साथ साथ कितने चैलेंजेस आपके बढ़ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। बहुत ही कम उम्र में आपको सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो कितना और कंपटीशन बढ़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में इन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर्म किया था, ठीक है। अब इनका नाम ध्यान रखना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। अब इनके एम्स और डिमांड्स क्या आते हैं मॉडरेट्स के स्टार्टिंग फेज में, तो देखो दोस्तों, ये चाह रहे थे कि रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर हो, ठीक है, इंडियंस को डाला जाए, ठीक है, लेजिस्लेचर के अंदर, और इंग्लिश और इंडियंस दोनों मिलकर काम करें, ठीक है। अब ये जो ना प्रीलिम्स में इनके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि स्टार्टिंग फेज में मॉडरेट्स के क्या डिमांड्स थे, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँगा दोस्तों, इसे खुद से पढ़ो, याद कर लो, ठीक है। एक दो बार पढ़ोगे तो आपको मैं याद ही हो जाएगा। याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखो दोस्तों, स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ है, ठीक है, मॉडरेट से भी बनी है, मतलब मॉडरेट लीडर्स अभी आईएनसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो इनके जो डिमांड्स होंगे ना,
वो बहुत ही छोटे मोटे उससे होंगे, ठीक है, बहुत ही हाई लेवल डिमांड नहीं होंगे कि भैया हमें फ्रीडम दे दो, ठीक है, हमें आज़ादी दे दो, हमें स्वराज दे दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये काम एक्सट्रीमिस्ट लोग करते हैं। ये अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिफरेंस बताया था इनके कामों के बारे में, ठीक है, इनके थॉट्स के बारे में, इनके लीडर्स के बारे में डिफरेंस बताया था। अभी हम एक्सट्रीमिस्ट वालों के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, डोंट वरी। अभी हम मॉडरेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो मॉडरेट्स का देखेंगे। तो ये चाह रहे थे कि रिडक्शन करा जाए मिलिट्री एक्सपेंडिचर में, ठीक है। अब ये रिडक्शन करेंगे मिलिट्री एक्सपेंडिचर में, तो कहाँ लगाया जाए, जो एक्सपेंडिचर बचेगा वो कहाँ लगाया जाए। तो वो बोल रहे हैं ये एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, होल्डिंग ऑफ द ICS एग्जामिनेशन इन इंडिया। जो लंदन में आप एग्जामिनेशन करा रहे हो, इंग्लैंड में करा रहे हो ना, वो इंडिया में कराया जाए। ये इंडिया की सिविल सर्विसेज है, तो इंडिया के लोगों को एग्जाम देना है और वो इंडिया में होना चाहिए। डिक्रीज करा जाए तो बर्डन ऑफ द कल्टिवेटर्स, कैसे भैया, रेवेन्यू कम करा जाए, जो आप रेवेन्यू ले रहे हो परमानेंट लैंड सेटलमेंट में उसे कम करा जाए, और बाकी सारी जगह जो रैयत चल रही है, महलवारी सिस्टम चल रही है, उसमें भी कम करा जाए। डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स एक्ट इन्होंने मतलब मैं ये बात में डिस्कस करेंगे हम कि भैया इन्होंने आर्म्स एक्ट लेकर आए थे। अब ये आर्म्स एक्ट क्या था, तो भैया जो इंडियंस थे ना, वो अपने पास कोई भी किसी भी तरीके का हथियार नहीं रख सकते थे, अपने डिफेंस के लिए भी नहीं रख सकते थे। तो ये चाह रहे थे कि भैया डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स हो, ठीक है भैया, अब अपनी सुरक्षा करने के लिए भी, हमारे पे डिफेंस करने के लिए अपने पास हम हथियार कैरी कर सके ना, ठीक है, और आज के टाइम है ये राइट। ये चाह रहे थे कि भैया सेपरेशन करा जाए जुडिशरी का फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, चेंज करा जाए टेनेंसी लॉज के अंदर, रिडक्शन करा जाए लैंड रेवेन्यू के अंदर, सॉल्ट ड्यूटी के अंदर, पॉलिसी ऐसी हो कि ग्रोथ हो सके इंडियन इंडस्ट्रीज़ का, हैंडीक्राफ्ट्स का, वेलफेयर हो सके लोगों का, वेलफेयर प्रोग्राम बनाओ, ठीक है, फॉर द पीपल, डेवलपमेंट करो मॉडर्न कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री को इन इंडिया के अंदर, और एंड करो इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन बाय द ब्रिटिश। मेथड्स क्या थे मॉडरेट्स के, तो ये चाह रहे थे भैया कि पीसफुली सब कुछ आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से दे दो, ठीक है, लॉज बना के दे दो, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके दे दो हमें, ये सब चीज़ें। ये यूज़ करते थे पेटिशंस, मीटिंग्स, रेजोल्यूशन, पैम्पलेट्स और प्रोपेगेंडा या फिर मेमोरेंडा, ठीक है। तो ये सारे जो मेथड्स थे ये यूज़ करते थे भैया अंग्रेजी हुकूमत से अपने डिमांड्स को फुलफिल कराने के लिए। अब इसके अंदर मतलब ये सारे जो पेटिशन मीटिंग्स कर रहे हैं, रेजोल्यूशन पास करवा रहे हैं ये अपने आप से, INC में पास कर रहे हैं, तो ये सब मेथड क्या था, इनको हम कहते थे प्रेयर्स, पेटिशन, प्रोटेस्ट, ठीक है। तो इनको एक्सट्रीमिस्ट क्या कहते थे कि ये बेगिंग कर रहे हैं, मतलब भिखारी हैं ये, तो इनको ना भीख मांगना ही है ना, तो हिमालय पर्वत चले जाओ, वहाँ आके भीख मांगो। एक्सट्रीमिस्ट लीडर बोलते थे इनको। हैड कंप्लीट फेथ इन द ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम, इनको कंप्लीट फेथ था ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम के अंदर, आगे जाके टूट जाता है ये। कन्फाइंड टू द एजुकेटेड क्लास ओनली, डिड नॉट ट्राई टू एम्प्लॉय मासेस, भाई ये चाहते थे कि ये एजुकेटेड लोग ही रहूँ इसके अंदर, कोई खुद ये एलाइट ग्रुप से आते थे, तो चाहते थे ये एजुकेटेड लोगों को मैं ये जो है ना INC वर्क करे और एजुकेटेड लोगों को लेकर काम करे। जो मासेस है ना वो समझती नहीं है नेशनलिज्म को, वो मासेस जो है ना पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी, ठीक है, ये चीज़ है ना समझ नहीं पाई पावर ऑफ द मासेस को, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट समझ पाए द पावर ऑफ द मासेस, है ना। वो समझ सके कि भैया अगर नेशनलिज्म की भावना भलानी है ना हमें, तो सिर्फ एजुकेटेड लोगों को मेरे अंदर फैलाने से कुछ नहीं होगा, ये मासेस तक जाना चाहिए, मासेस को पता चलना चाहिए कि वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं बाय द ब्रिटिश, तब वो प्रोटेस्ट करेंगे, तभी हमें कुछ मिलेगा, वरना तो नहीं मिलने वाला। और यही चीज़ इस्तेमाल करते हैं गांधी जी बाद में, ये आपको पता है दोस्तों, जब मैं गांधी जी पढ़ाऊंगा ना, एंट्री ऑफ गांधी जी, है ना, द बापू, तो आपको सब कुछ पता चलेगा कि भैया बापू के मेथड क्यों सक्सेसफुल हुए, ठीक है। एंड ओनली गेटिंग पॉलिटिकल राइट्स एंड सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द ब्रिटिश डोमिनियन, इनका बस मोटिव ये था कि भैया पॉलिटिकल राइट्स मिल जाए, सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाए अंडर ब्रिटिश डोमिनियन, बस इतने में घुसते ही है। सक्सेस ऑफ द मॉडरेट्स क्या रहा, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पढ़ाया था दोस्तों, तो उसको मैंने बताया भी था कि ये फर्स्ट अचीवमेंट था INC का। ये कर क्या देता है इंडियन काउंसिल एक्ट, तो ये इंक्रीज कर देता है साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी बढ़ा देता है ये, है ना। और ये एबल करते हैं सीड्स ऑफ दी, मतलब ये सीड्स ऑफ द नेशनलिज्म जो है पीपल के अंदर डालने का स्टार्ट तो ये कर देते हैं, मतलब बीज बो देते हैं ये नेशनलिज्म की, कि भाई नेशनलिज्म की भावना बढ़े इंडिया के अंदर, इसका तो बीज बो देते हैं, ये तो बात माननी पड़ेगी आपको भी और मेरे को भी, ठीक है। पॉपुलराइज करते हैं आइडियाज़ लाइक डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, ठीक है। स्टार्टिंग में जब इनके पास कमांड की तो यही करेंगे ना भाई, और कौन करेगा। लिमिटेशन ऑफ द मॉडरेट्स का रहा, तो ये भैया मास को एक्सक्लूड कर देते हैं, ये बात आपको बताया दोस्तों भी। ओनली एजुकेटेड लोगों पे ध्यान देते हैं, ठीक है, कि वो पार्टिसिपेट करें। ये डिमांड नहीं करते कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फॉरेन रूल, जो एक्सट्रीमिस्ट करते हैं। दे डिड नॉट अंडरस्टैंड पावर ऑफ मास मूवमेंट,
भाई पास मूवमेंट के अंदर जो पावर है ना वो कहाँ है, कहाँ मिलती है भैया? जब तक लोग इकट्ठे ना हो कहाँ से कोई भी गवर्नमेंट मानती है? तो ये चीज़ ये रियलाइज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में गांधी जी इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं और इस पावर को यूज़ भी करते हैं। ठीक है, तो ये तो पढ़ेंगे ही। बैकग्राउंड या कोशिश क्या रहे, ठीक है, कि भैया जिस इसके अंदर ये इनका फेलियर माना जाएगा मॉडरेट्स का, वो ये सब ये था कि पार्टीशन हो गया बंगाल का इनकी आंखों के सामने। ये बोलते रहे कि पार्टीशन मत करो, मत करो ना, ठीक है, ये चीज़ गलत हो जाएगा, आप डिवाइड कर रहे हो लोगों को, ये गलत है, पार्टीशन बंगाल बंगाल के लिए सही नहीं है। मॉडरेट्स बोलते चले गए, लिखते चले गए, पिटीशन डालते चले गए, लॉर्ड कर्जन ने बात ही नहीं मानी, कह रहे जा तुम्हें जो करना कर लो। उनको को भी पता था ये कुछ नहीं करने वाले, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने बहुत कुछ करा, स्वराज मूवमेंट ही चला दिया पार्टीशन बंगाल के लिए। दोस्तों आपका गोल ना आपका वर्क डिसाइड कर देता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, मॉडरेट्स का जो गोल था ना, उनका कहना था कि हमें सेल्फ रूल दे दो अंडर द डोमिनेंस ऑफ द ब्रिटिश। बट एक्सट्रीमिस्ट का क्या कहना था, उनका गोल क्या था, उनका गोल था स्वराज, कंप्लीट ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। तो जब उनका गोल बड़ा है, जब उनको फुल ऑटोनॉमी चाहिए, उनको फुल फ्रीडम चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, स्वराज चाहिए, खुद की सरकार चाहिए, जब आपका गोल बड़ा होता है ना दोस्तों, तो आपका वर्क भी ना डिफरेंट होगा, आपका वर्क भी ज़्यादा होगा, आपका वर्क भी हार्ड होगा। ठीक है, तो ये इन्वॉल्व करते हैं वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल को और इन्वॉल्व करते हैं लोअर मिडिल क्लास पीपल को, क्योंकि भाई इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और ये लोग अवेयर भी नहीं है अबाउट द नेशनलिज्म, अबाउट द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म। इनको ये भी नहीं पता कि देश क्या होता है, नेशन क्या होता है। तो भैया नेशन की भावना डालने के लिए इनको पता होना चाहिए नेशन क्या होता है, इनको पता होना चाहिए डेमोक्रेसी क्या होती है, इनको पता होना चाहिए लिबर्टी क्या होती है, इनको पता होना चाहिए कि लिबरलिज्म पॉलिसीज़ क्या होती हैं। इनको ये सब चीज़ें जानकारी देने के लिए एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो है ना अपने स्वदेशी मूवमेंट को बाहर तक ले जाना चाह रहे हैं। बाहर तक मतलब बंगाल से बाहर, ऑल ओवर इंडिया। वो चाह रहे हैं कि भैया सिर्फ बंगाल तक में हम सीमित ना हों, अगर हमें पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोकना है, इसका अनलमेंट करवाना है और हमें आज़ादी चाहिए, हमें ऑटोनॉमी चाहिए ब्रिटिश हुकूमत से, तो हमें वाइडर स्केल पे मास प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, मास प्रोटेस्ट करना पड़ेगा सॉरी। तो ये स्टिक नहीं करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स पे, ये इवन क्या करते हैं, रिसोर्ट करते हैं बाइकआउट्स, स्ट्राइक्स करते हैं, बंद करते हैं फॉरेन गुड्स को। सो ये बिलीव करते हैं कॉन्फिडेंशन में, ना कि परसुएशन में। ये कहते हैं भैया मैं तो कन्फ्रंट करूँगा अंग्रेजी सरकार से, मैं तो लड़ाई लड़ूंगा सामने से। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट चलाते हैं, गैदर करते हैं मोमेंटम, एस्टेब्लिश करते हैं इंडियन बैंक्स को, मिल्स को, फैक्ट्रीज को, स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट हो जाते हैं ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म के। ठीक है, प्राइड करते हैं इंडियन कल्चर में, इंडियन हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, जो इंडिया की पास्ट हिस्ट्री रही है, एंशिएंट हिस्ट्री रही है, उसमें अपोज करते हैं वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी को। तिलक का स्टेटमेंट पता क्या था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। कहा भैया स्वराज जो है ना ये मेरा बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेकर रहूँगा, और ये लेकर रहते भी हैं दोस्तों। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट के अंदर और इवन होम रूल लीग मूवमेंट के अंदर भी बहुत ही हाई परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस मतलब डोमिनेंट पोजीशन पे रहेंगे हमेशा। जब भी इन्होंने दो मूवमेंट चलाए, दोनों के अंदर ये डोमिनेट करते हैं दोस्तों। और इन्हीं के देन है कि इनके कुछ मेथड्स जो है ना बाद में जाकर आईएनसी अडोप्ट कर लेती है। ठीक है, मॉडरेट्स मान जाते हैं इनके मेथड्स को बाद में, जब वर्ल्ड वॉर 1 होता है। ठीक है, और गांधी जी आ जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम तो मैं पढ़ाऊँगा वो सब चीज़ें। अभी हम फोकस कर रहे हैं पार्टीशन बंगाल के ऊपर। ठीक है, अब दोस्तों लाला लाजपत राय जी के बारे में पता होना चाहिए कि लाला लाजपत राय जी का कंट्रीब्यूशन क्या रहा। ठीक है, अब देखो प्रीलिम्स में ना इनके ऊपर पूरा क्वेश्चन आ चुका है कि ये किसने लिखी है बायोग्राफी ऑफ मजनी, गेरिबाल्डी, शिवाजी। और उसमें ये भी डाला गया था कि भैया इनमें से कौन सा लीडर जो है यूएस जा चुका है, वहाँ पर फाउंड कर चुका है इंडिया होम रूल लीग को। तो वो इन्हीं के बारे में था दोस्तों, लाला लाजपत राय जी के बारे में। इनको पंजाब केसरी भी बोला जाता है, लीडर ऑफ द कॉलेज फैक्शन भी बोला जाता है। और दोस्तों मैंने बताई थी आपको कि ये यूएस में जाके इंडिया होम रूल लीग फाउंड करते हैं। बायोग्राफी लिख रखी है इन्होंने
मजनी गरीबाल्डी के ऊपर, इवन वंदे मातरम इनका एक न्यूज़पेपर था, उसको ये एडिट भी करते हैं, पंजाबी को भी करते हैं, कोहिनूर को भी करते हैं, और वन ऑफ द फाउंडर रहे हैं ये पंजाब नेशनल बैंक के भी दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। सर्वेंट्स ऑफ पीपल ध्यान रखना है, इंडियन नहीं पीपल सोसाइटी इन 1921 इन्होंने फॉर्म करी थी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, अभी इन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इनको लोग मान्य ही बोला जाता है। इन्होंने गणेश उत्सव, शिवाजी फेस्टिवल को, इन फेस्टिवल को यूज़ करा टू यूनाइट पीपल एंड इग्नाइट नेशनलिज्म। भैया यूनिटी लाने के लिए लोगों के बीच में, ठीक है, हिंदू पीपल को इकट्ठा लाने के लिए इन्होंने हिंदू फेस्टिवल का यूज़ करा, और नेशनलिज्म की भावना फैलाने के लिए इनके साथ मीटिंग करी, इनको बताया कि भैया कि हम सब एक हैं और हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, स्वराज, और जब ये हमारे पास होगा और ये हमारा राइट है, जब ये हमारे पास होगा तो हमारा कोई इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता, हमारी यहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, हमारे लोग भी पढ़े लिखे होंगे, हमारे लोग भी एजुकेटेड होंगे, हमारे लोग भी भैया कंधा से कंधा मिला पाएंगे, किससे, ब्रिटिशर से, यूरोपियन से। ठीक है, आपके साथ एक्सप्लोटेशन जो होता है, आपके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो नहीं होगा। इवन इन्होंने 2 न्यूज़पेपर भी चलाया है, द मराठा इंग्लिश के अंदर, केसरी मराठी के अंदर। ठीक है, और इनके जो एडिटर रहे इसके अंदर मराठी वाले में, वो गोपाल गणेश अग्रकर रहे हैं। इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। और ये होम रूल लीग मूवमेंट भी चलाते हैं 1916 के अंदर। ठीक है, एनी बेसेंट भी चलाती हैं, एनी बेसेंट के साथ ये चलाते हैं होम रूल लीग मूवमेंट को। ठीक है, अब इनका रीजन है वो डिवाइड होता है। ठीक है, तिलक जी कहीं और कर रहे होते हैं और एनी बेसेंट कहीं और कर रही होती हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में फर्दर। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करूँगा। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों विपिन चंद्र पाल जी के बारे में। अब एक बात ध्यान रखना, लाल बाल पाल ये ट्रायो माना जाता है एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं 1905 से लेकर 1916 तक दोस्तों, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं ये लीडर्स। तो विपिन चंद्र पाल, द फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया, स्टार्टेड द न्यूज़पेपर द न्यू इंडिया न्यूज़पेपर। ध्यान रखना दोस्तों, विपिन चंद्र पाल ने किए, और फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट जो इंडिया के अंदर लेकर आते हैं उसके फादर माने जाते हैं रिवोल्यूशन थॉट के। ध्यान रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये। अब औरोबिंदो घोष जी के बारे में जान जाओ भाई। औरोबिंदो घोष अलीपुर कंस्पिरेसी केस में जो जेल चले जाते हैं, फिर बाद में छूट कर भी आते हैं, और फिर पौंडुचेरी जाके ये कल्चर और रिलीजन बेफ के अंदर इनके फेथ बढ़ जाती है, तो उसके लिए ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, और जो एंटी फ्रीडम एंटी इम्पीरियलिस्ट मूवमेंट है उससे ये हट जाते हैं। ठीक है, मतलब आज़ादी की लड़ाई से पीछे हट जाते हैं और ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं दोस्तों, औरोबिंदो घोष। लेकिन इससे पहले इनके बारे में जान लो, तो ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर माने जाते हैं भाई। ठीक है, इन्होंने ये एडवोकेट किया है डॉक्ट्रिन ऑफ द पैसिव रेजिस्टेंस। पैसिव रेजिस्टेंस के अंदर यही होता है बाइकआउट करना। ठीक है, चीजों का। इन्होंने 1907 में वंदे मातरम न्यूज़पेपर के अंदर ये आर्टिकल लिखा था, द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। ध्यान रखना, एडवोकेट करा था उसके अंदर कि पैसिव रेजिस्टेंस क्यों होना चाहिए, क्यों सही है। हाँ, ये प्रिंसिपल भी बनते हैं बंगाल नेशनल कॉलेज के, जो कलकत्ता के अंदर एस्टेब्लिश किया जाता है ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, लोअर कल्चर की एक्टिविटीज़ के खिलाफ। ठीक है, तो औरोबिंदो घोष के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। और ध्यान रखना दोस्तों, जब अलीपुर के कंस्पिरेसी केस में जब ये जेल जाते हैं तो उनका डिफेंडर कौन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। ठीक है, इस बार 2025 के प्रीलिम्स में पता है ना कि भैया चोरी चोरा इंसिडेंट में पूछ लिया था कि भैया कौन था जिनको जो लोगों को डिफेंड कर रहा था। ठीक है, कोर्ट के अंदर पूछ लिया गया था, सी आर दास थे। ठीक है, उसमें और भी ऑप्शन थे, तीन और ऑप्शन थे। ठीक है, वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख लेना एक बार, लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन, डोंट वरी, है ना। और ये ध्यान रखना, अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बंधन समिति बनाई थी, और वीओसी पिलाई जी ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी इस्टेब्लिश करी थी। ठीक है, तो इन्होंने जितनी भी कंपनी इस्टेब्लिश करी ना, आगे इन्होंने स्वदेशी वर्ड का इस्तेमाल करा एज ए प्रीफिक्स, है ना। अच्छा, गवर्नमेंट रिएक्शन क्या रहा। ठीक है, मॉडरेट्स के लिए और एक्सट्रीमिस्ट के लिए। तो उन्होंने कहा भैया ये जो ना एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो काम कर रहे हैं ना, ये तो बहुत ही तगड़ा वाला काम कर रहे हैं, इसकी वजह से जो है रिवोल्यूशनरी खड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, रिवोल्यूशनरी माइंड वाले लोग आते जा रहे हैं, बाइकआउट करने से फॉरेन गुड्स से तो हमारा लॉस हो रहा है। तो इन्होंने सेडिशस मीटिंग एक्ट पास कर दिया 1907 में। इंडियन न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्ट 1908 में। अब ये इंसाइटमेंट टू ऑफेंस क्या है कि भैया आपने न्यूज़पेपर में कुछ भी ऐसा लिखा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आक्रोश बढ़ा रहा है। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ
आप कुछ भी लिख रहे हो तो आपको जेल होगी, आपको न्यूज़पेपर बैन होगा। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ये 1908 के अंदर लिखाते हैं, उसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा बाद में कि भैया इसके अंदर क्या था। इंडियन प्रेस एक्ट पास कर देते हैं 1910 के अंदर। अब ध्यान रखना, इंडियन प्रेस एक्ट, जितने प्रेस वाले एक्ट थे ना, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनेगी दोस्तों, सेपरेट वीडियो। और जितने भी कमीशन थे एजुकेशन से रिलेटेड, उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है, वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इम्पैक्ट ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट पीरियड क्या रहा, तो भैया मैंने बताया ना, तिलक जी ने गणपति शिवाजी फेस्टिवल को यूज़ करा एज अ सोशल रिफॉर्म, नेशनलिज्म की भावना बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है। तिलक जी ने सोसाइटी के बारे में डिस्कस किया, सोसाइटी से बोला, इंस्पायर किया लोगों को, ठीक है, यूथ लोगों को, इवन कॉमन पीपल को इन्होंने इन्वॉल्व करा। बाइकआउट करवाया इन्होंने ब्रिटिश गुड्स का, है ना। एजुकेशन कहाँ भैया, इंडियन पीपल को लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको अवेयर होना है ना, आपको नेशनलिज्म की भावना चाहिए लोगों के अंदर, आपको चाहिए कि भैया हमें फ्रीडम चाहिए ना, तो आपको उनके टक्कर का बनने के लिए ना एजुकेशन प्राप्त करना बहुत जरूरी है। जब आप एजुकेटेड ही नहीं होगा तो आपको क्या पता रहेगा, कुछ भी नहीं पता होगा, आपकी कोई माइंड ही नहीं होगी, आपकी कोई थॉट ही नहीं होगी, ठीक है। तो मेजर रिफॉर्म लेके आते हैं एजुकेशन के अंदर, ठीक है। ये था एक्सट्रीमिस्ट पीरियड का इम्पैक्ट। अब हम दोस्तों पार्टीशन बंगाल पढ़ने वाले हैं, और इसके लिए सबसे पहले हमें आपका हैंड रिटन नोट्स पे जाऊंगा, ठीक है। ये हैंड रिटन नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरा रिवाइज करा देते हैं, पूरा समरी रिवाइज करा डालते हैं, पूरा चैप्टर जो है ना पूरा समरी के अंदर पूरा रिवाइज करा देते हैं, ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। और इसके बारे में पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। The man behind in the partition of Bengal was Lord Curzon. He served as a Viceroy of India during 1899 to 1905. He said, I know more about the India than Indians. So दोस्तों सोच लो कि भाई जो व्यक्ति ये बोल रहा है ना कि मैं इंडिया को इंडियन से भी ज़्यादा जानता हूँ, तो वो किस मेंटलिटी का बंदा होगा। दोस्तों इसके पीछे एक कहानी और है कि जब ये 10 to 12 ईयर्स का था ना, जब ये बच्चा था 10 से 12 साल का, ठीक है, तभी इसने ये सोच लिया था, ड्रीम बना लिया था कि मुझे ना वायसराय ऑफ इंडिया बनना है, मुझे इंडिया का वायसराय बनना है। क्यों बनना है, तो ब्रिटिश रूल को और मजबूत करना है और इंडिया से और ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके इंग्लैंड को प्रॉस्पर करना है। ये इसका ड्रीम था बचपन से ही, और दोस्तों इसने अपने ड्रीम को अचीव भी करा और ये वायसराय ऑफ इंडिया बन भी जाता है। और दोस्तों देखो, जब ये वायसराय ऑफ इंडिया बन के आता है ना लॉर्ड कर्जन, तो इसने इंडिया के बारे में इतनी डीप स्टडी कर रखी थी कि ये तक बोल पा रहा था कि मैं इंडिया के बारे में ना इंडियन से ज़्यादा जानता हूँ। और इसने आकर भी कुछ ऐसा किया इंडिया में, और वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसने पार्टीशन जो करा बंगाल का, बहुत ही सोच समझ कर, और इसके पीछे इसका बहुत बड़ा मोटिव था। अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट है जो इसने पास किया था, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1904। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ये इंडिया के अंदर पास करता है, जो कि रिकमेंड किया गया था सर फ्रेडरिक निकोलसन के द्वारा। अब ये फ्रेडरिक निकोलसन थे कौन, तो ये मजिस्ट्रेट था मद्रास का। और दोस्तों ये मॉडल ना कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 9 जो पास हुआ था आपका 1904 में, इससे पहले इटली और जर्मनी में ये एक्सपेरिमेंट करा गया था। वहाँ सक्सेसफुल होने की वजह से ये इंडिया में के अंदर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पास करते हैं। कौन भैया, ब्रिटिशर्स, ठीक है। और एक बात और, पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट 1900 ये भी इसके कार्यकाल में पास होता है। अब ये लैंड एलिनेशन एक्ट था क्या, तो इसके अंदर रेस्ट्रिक्ट किया गया था कि भैया पीसन की जो लैंड है ना वो मनी लैंडर के पास ना चली जाए, ठीक है, ड्यू टू द डेड ट्रैप्ट। इसने सॉल्ट टैक्स को भी रिड्यूस किया था। 1904 में ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पास करता है, और इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर क्या था, तो भैया ये कर्ब करना चाहता था प्रेस को, ठीक है, प्रेस को, ठीक है, मतलब मीडिया को ये क्रश करना चाहता था, उसके कर्ब करना चाहता था, ठीक है। तो इसे 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पास करता है ये। अब आते हैं दोस्तों पार्टीशन ऑफ बंगाल को। पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों करा गया, इसका एक रीज़न है दोस्तों। क्यों, क्योंकि बंगाल जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हो चुका था उस टाइम पे को। उसका रीज़न ये था
कि भैया उस टाइम पे कलकत्ता राजधानी थी, कैपिटल थी, ठीक है। तो वहाँ पर एजुकेटेड क्लास बन चुकी थी, एजुकेटेड मॉडर्न क्लास बोल सकते हो आप, जिनको नेशनलिज्म के बारे में पता चल गया था और नेशनलिज्म की भावना इनके अंदर आ चुकी थी। और दोस्तों ये एजुकेटेड के साथ साथ सोशल रिफॉर्म में भी थे। और आप ये भी बोल सकते हो दोस्तों कि इनको अब डेमोक्रेसी, लिबर्टी, लिबरलिज्म पॉलिसीज़ के बारे में जानकारी हो चुकी थी। और ये अब ये सारे आइडियाज़, ठीक है, इंडियन नेशनलिज्म वाले आइडियाज़ फैलाना स्टार्ट कर रहे थे इंडिया के अंदर, बंगाल के अंदर। तो ये नर्व सेंटर बन चुका था बंगाल ऑफ इंडियन नेशनलिज्म का। अब एक बात और दोस्तों कि भैया इसके अंदर डोमिनेट कौन कर रहे थे, तो इसमें डोमिनेट कर रहे थे बंगाली स्पीकिंग हिंदू एलिट, ठीक है। तो हिंदू पीपल जो भी एजुकेटेड थे ना, वो नेशनलिज्म को फैलाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, नेशनलिज्म को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल करा जा रहा था ना, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल भैया मुस्लिम के फेवर में क्यों करा गया, जरा सोचो, मुस्लिम को क्यों अलग करा गया हिंदू से। पहला तो आप ये बोलोगे दोस्तों कि यूनिटी को ब्रेक करना था, ठीक है, यूनिटी को ब्रेक करना था। बट मुस्लिम के फेवर में कैसे आ गए भैया ब्रिटिशर्स, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था 1857 के रिवोल्ट में भैया जो एम्परर था, मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, उसको लीडर बना दिया गया था रिवोल्ट का। तो 1857 को जब सुप्रेस करा जा रहा था रिवोल्ट को, तो अंग्रेज़ों ने मुसलमान जो मुस्लिम थे उनको बहुत ही क्रस्ट करा था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इनके ऊपर अत्याचार करे थे। और इन्होंने ये भी बोला था कि भैया ये मुस्लिम ही थे, ठीक है, जिन्होंने कंस्पिरेसी करी थी, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 की। तो मुस्लिम के खिलाफ तो भैया बहुत ज़्यादा खफा हो चुके थे ब्रिटिशर्स। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भैया मुस्लिम के फेवर में ब्रिटिशर्स काम करने लगे, ठीक है, सेपरेट इलेक्ट्रोड दिया 1909 के रिफॉर्म में। ऐसा क्या हुआ, तो इसके पीछे रोल था सर सैयद अहमद खान का। सर सैयद अहमद खान 1857 में ब्रिटिश के लोयल रहते हैं ये, ठीक है। और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोली और वहाँ पर ये बोला भैया मुस्लिम के हाथ में एक तरफ कुरान होनी चाहिए और दूसरे हाथ में आपके पास साइंस की बुक होनी चाहिए। दैट मीन्स कि आपके पास ब्रिटिश एजुकेशन होनी चाहिए, दैट मीन्स कि आपके पास मॉडर्न एजुकेशन होनी चाहिए। तो सर सैयद अहमद खान ये एम्फेसाइज कर रहे थे कि अगर मुसलमान को, ठीक है, अपलिफ्ट करना है, मुस्लिम सोसाइटी को अपलिफ्ट करना है, तो इनको ब्रिटिश एजुकेशन या आप बोल सकते हो वेस्टर्न एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर इनको एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट लेना है ना, तो उसके लिए एजुकेशन तो ज़रूरी है ही है, प्लस ब्रिटिश के लोयल होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ब्रिटिश के लोयल रहोगे तब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर मुस्लिम्स के पास एक्स्ट्रा राइट्स होंगे, बेनिफिट्स होंगे, जिसकी वजह से उनको एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो सर सैयद अहमद खान ने बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव वर्क करा, ठीक है। उन्होंने बताया अंग्रेजी सरकार को, ठीक है, या तो ब्रिटिशर्स को, कि मुस्लिम्स नहीं थे 1857 के रिवोल्ट के पीछे। इवन मुस्लिम तो लोयल हैं, मुस्लिम तो चाहते हैं कि आप हमारा सपोर्ट करें और हम हिंदू से अलग हो जाएं। इन्होंने ये बोला कि हिंदू से मुस्लिम सिर्फ रिलीजन के बेस्ड पे नहीं है अलग, इवन वो उनका सोसाइटी भी अलग है, उनका कल्चर भी अलग है। ये बात किसने बताई, तो सर सैयद अहमद खान ने बताई ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो इस तरीके का जो है आप कम्युनल निज़म का राइज देखोगे, ठीक है, इस तरीके से आप कम्युनलिज्म का राइज देखोगे पार्टीशन बंगाल के अंदर, जो कि सर सैयद अहमद खान चाह रहे थे, ठीक है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के अंदर बिल्कुल मुस्लिम्स जो मुस्लिम में जो एलाइट लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल का विरोध इतना नहीं करा जितना उनको करना चाहिए था, ठीक है। या आप ये भी बोल सकते हो कि भैया जो ईस्टर्न बंगाल और असम के मुस्लिम थे, उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल का विरोध या फिर बोल सकते हो प्रोटेस्ट किया ही नहीं। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल में
होने में एक और मेन रोल प्ले करते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। अब डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने एक बुक लिखी थी इंडियन मुसलमान 1871 में, और इसके अंदर इन्होंने बताया था कि एक इंडियन मुसलमान कैसा है, क्या है, कैसे इंडियन मुसलमान हिंदू से अलग है, कैसे अगर ब्रिटिशर्स को रूल करना है इंडिया के अंदर तो क्यों ज़रूरी है हिंदू मुसलमान के अंदर जो यूनिटी है उसको तोड़ना। ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि भैया इंडिया के अंदर उनका रूल बना रहे, ठीक है, लॉन्जिविटी हो ब्रिटिश रूल की, तो उनको स्टार्ट करना पड़ेगा मुस्लिम को सपोर्ट करना, और ये दिखाना पड़ेगा कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग हैं, इनके बीच में दरार पैदा करनी पड़ेगी, इनकी यूनिटी को ब्रेक करना पड़ेगा। अदरवाइज इंडिया के अंदर अगर इसी तरीके से इनके बीच में यूनिटी रहेगी तो वो रूल नहीं कर पाएंगे, ब्रिटिशर्स रूल नहीं कर पाएंगे इंडिया के अंदर। ये बुक के अंदर इन्होंने डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने लिखा था। ठीक है, और इवन ये बुक इतनी फेमस कर दी अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने, कि भैया जितने भी इंग्लैंड से इंडिया के अंदर आते थे वाइस राय या जो भी है सर्वेंट्स, उनको बोला गया कि आपको ये बुक तो पढ़नी है, इंडियन मुसलमान। और दोस्तों मैं तो ये बोलूँगा कि ये इंडियन मुसलमान तो नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ ईस्टर्न मुसलमान के बारे में ये इन्होंने बुक लिखी थी। क्यों बोल रहा हूँ मैं, या फिर बोल सकते हो बंगाली मुसलमान के बारे में। उसका रीज़न दोस्तों क्या है, ये था कि भैया जितने भी एग्जाम्पल्स, ठीक है, जितने भी इन्होंने एग्जाम्पल्स लिखे थे ना मुसलमान पीपल के बारे में या फिर मुसलमान लोगों के बारे में, वो सारे बंगाल के पेपर के बारे में इन्होंने एग्जाम्पल्स डाले थे बुक के अंदर अपने। इसलिए बोलूँगा इंडियन मुसलमान नहीं, आप बंगाली मुसलमान बोल सकते हो। तो भैया पार्टीशन ऑफ बंगाल करने के इन्होंने क्या कहते हैं कर्जन ने रीज़न देना स्टार्ट कर दिए कि भैया देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल इसलिए करना है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली हो सके। क्यों, बंगाल इतना बड़ा रीजन हो चुका है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन सही से हो नहीं पा रहा। ठीक है, ये ऑफिशियल रीज़न दिया इन्होंने, किसने, कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने दिया। लॉर्ड में बोलता नहीं हूँ दोस्तों, ये वाइसराय कर्जन ने दिया। ठीक है, कि भैया हम पार्टीशन ऑफ बंगाल इसलिए कर रहे हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी से हो सके। सेकंड रीज़न इन्होंने ये बोला कि भैया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल करने से ना हम फोकस कर पाएंगे ईस्टर्न बंगाल के ऊपर और वेस्टर्न बंगाल के ऊपर। ठीक है, लेकिन रियल मोटिव तो कुछ और था। रियल मोटिव तो ये था कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को ब्रेक करो। रीज़न ये था कि भैया ईस्टर्न बंगाल और असम में वाले रीजन में मुस्लिम मेजोरिटी लोग रहते थे और वेस्टर्न बंगाल में हिंदू मेजोरिटी, और वेस्टर्न बंगाल में आपको बंगाली माइनॉरिटी देखने को मिलेंगे, बट ईस्टर्न बंगाल के अंदर आपको बंगाली मेजोरिटी देखने को मिलेंगे। तो उन्होंने इस तरीके से डिवीज़न किया अंग्रेजों ने, ताकि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को ब्रेक करा जा सके। ठीक है, उनके अंदर फूट डाले जा सके, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हम प्ले कर सकें। और एक चीज़ और इन्होंने ये भी देखा अंग्रेजों ने कि भैया जूट कल्टीवेशन तो ईस्टर्न बंगाल में हो रही है, बट जूट कल्टीवेशन करने के बाद भैया ये एज अ रॉ मटेरियल तो भैया मिल में जाता है ना प्रोसेस्ड होने के लिए, तो जितनी प्रोसेसिंग मिल्स थे वो वेस्टर्न बंगाल में थे। तो इन्होंने भैया रिलीजन के ऊपर तो इन्होंने डिवीज़न करा ही करा, प्लस इन्होंने ज्योग्राफी के ऊपर भी डिवीज़न कर दिया कि भैया एक जगह कल्टीवेशन होगी और एक जगह मील होगा, तो यहाँ पर भी दरार आएंगी। ठीक है, इकोनॉमिकली फ्लरिश नहीं कर पाएगा ना तो ईस्टर्न बंगाल, ना कि वेस्टर्न बंगाल, ना ही वेस्ट बंगाल। तो इस तरीके से पार्टीशन करते हैं भैया कौन, ब्रिटिशर्स बंगाल का। दोस्तों ध्यान में रखना एक बात, 1903 में अभी भी मॉडरेट्स जो हैं डोमिनेट कर रहे हैं आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो भैया इनके भैया मेथड्स क्या थे एजिटेशन करने के, तो वही 3P। ठीक है, प्रे करना, प्रोटेस्ट करना है तो भैया पेटिशन डाल के करेंगे। तो ये सारे जो मेथड हैं ये थे मॉडरेट्स के प्रोटेस्ट करने के। तो भैया ये बार बार बोल रहे थे कर्जन को, लॉर्ड कर्जन नहीं मतलब वाइसराय कर्जन को बार बार ये भैया पेटिशन डाल रहे थे कि भैया पार्टीशन ऑफ बंगाल मत कर देना, ये चीज़ गलत है, आप गलत कर रहे हो, ये यूनिटी को आप ब्रेक करना चाह रहे हो, इंडिया के लोगों को आप डिवाइड करना चाह रहे हो, तो ये कर मत देना, ये चीज़ गलत कर रहे हो आप। ठीक है, लेकिन भैया कर्जन बोलता है जाओ तुम जो करना कर लो, वैसे तुम कर क्या लोगे, तुम्हारे हिम्मत हमारे पास क्या है, क्या कर लोगे तुम, हैं,
तुम ही तो जानते हो बस नेशनलिज्म के बारे में, बाकी लोग थोड़े जानते हैं। और मैं यही तो चाहता हूँ कि भैया डिवाइड एंड रूल कर दूँ। ठीक है, डिवाइड कर दूंगा तो तुम नेशनलिज्म फैला ही नहीं पाओगे, तुम्हारे अंदर यूनिटी ब्रेक हो जाएगी। तो मैं ऐसा करके आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप ये सब चीज़ें याद रख सको। ठीक है, तो कर्जन क्या करता है, अनाउंस कर देता है पार्टीशन को 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, 19 जुलाई 1905 को कर्जन अनाउंस कर देता है कि भैया पार्टीशन होगा बंगाल का, ऑफिशियली अनाउंस कर देता है। डेट आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। तो जब ऑफिशियली अनाउंस कर देता है कर्जन कि भैया पार्टीशन बंगाल होगा, तो एक्सट्रीमिस्ट आ जाते हैं भैया डोमिनेंट पोजीशन पे। कैसे एक्सट्रीमिस्ट बोलने लगते हैं मॉडरेट्स को, भाई देखो तुमने जो करना था कर लिया, ठीक है, तुम बोलते रह गए कि भैया ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कर दिया। तो तुम्हारे बस की नहीं है इंडियन नेशनल कांग्रेस को अब चलाना, तुम्हारे बस की नहीं है कि मूवमेंट को अब लीड करना। अब अपने अंडर कंट्रोल में लेंगे। अब हमारा काम है कि भैया ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोकना, इसका अनलमेंट कराना। ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट आ जाते हैं काम करने पे। और दोस्तों पार्टीशन ऑफ बंगाल ना आपको ऑफिशियली अनाउंसड हो जाता है 68 अक्टूबर 1905 में। ठीक है, मतलब 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन जो है इम्प्लीमेंट हो जाता है। और इसी दिन को डे ऑफ मॉर्निंग करके इसको मनाया जाता है उस दिन, कि भैया शोक दिवस मनाया जाता है उस दिन। ठीक है, बंगाल के लोग शोक दिवस मनाते हैं 16 अक्टूबर 1905 में। बट उससे पहले दोस्तों 7 अगस्त, ठीक है, कि डेट बिल्कुल याद रखना है, इसका प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ चुका है। 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे ना और मॉडरेट्स थे मिलकर, ठीक है, मिलकर स्वदेशी मूवमेंट और बाइकआउट मूवमेंट को क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं स्वदेशी मूवमेंट को। तो स्वदेशी मूवमेंट के अंदर करना क्या था, इनको बाइकआउट करना था। किस चीज़ का, फॉरेन गुड्स का। और स्वदेशी से आपको समझ में भी आ रहा हो, मतलब जो चीज़ स्वदेश की है, जो चीज़ देश की है, हम उसी को अपनाएंगे। इसके बाहर जो भी विदेशी है हम उसको बाइकआउट करेंगे। ये था स्वदेशी मूवमेंट। तो इसके अंदर एंटी पार्टीशन मूवमेंट चला जाता है कि आप जो पार्टीशन कर रहे हो हम उसके खिलाफ हैं। तो 1903 से लेकर 1905 में अब मॉडरेट लाइन के जो पीरियड थे ना, ये चल रहे हैं 3P वाले। ठीक है, ये वाले ये अभी भी चलते हैं, मतलब 1903 से लेकर 1905 तक। लेकिन इसके बाद ना एक्सट्रीमिस्ट आ जाते हैं बिल्कुल फॉर्म में। तो मैंने बताया आपको दोस्तों कि भैया जैसे ही पार्टीशन अनाउंस होता है, ठीक है, 19 जुलाई 1905 में एक्सट्रीमिस्ट आ जाते हैं भैया फॉर्म में, काम करना वो स्टार्ट कर देते हैं अपना। तो 1905 तक तो भैया मॉडरेट्स के लाइन के प्रेशर चलता है। मॉडरेट्स की बात ही नहीं मानता भैया कर्जन, पार्टीशन को करता है इम्प्लीमेंट, उसको अनाउंस भी कर देता है। तो जब अनाउंस करने के बाद जब एक्सट्रीमिस्ट लीडर आते हैं सामने से, तो भैया वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं बाइकआउट पे। वो बोलते हैं कि भैया फॉरेन गुड्स का बाइकआउट करो। जब इनको इकोनॉमिकली लॉस होगा ना, तब इनको समझ में आएगा कि भैया इंडियंस क्या चाहते हैं और इंडियंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए। तो अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको ध्यान रखना है आपके एग्जाम के लिए। जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, ये न्यूज़पेपर लिखते हैं। न्यूज़पेपर में अपना बंगाली न्यूज़पेपर के अंदर स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बहुत लिखते हैं ये। ठीक है, तो स्वदेशी मूवमेंट को आप बोल सकते हो कि स्वदेशी मूवमेंट को लीड करने के लिए ये न्यूज़पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। के मित्र अपनी संजीवनी न्यूज़पेपर में उसके बारे संजीवनी में लिखते हैं कि ये बाइकआउट करो फॉरेन क्लोथ्स का, फॉरेन कपड़ों का बाइकआउट करो। इन्हें आपको खरीदना ही नहीं है, पहनने की बात छोड़ो, खरीदना ही नहीं है इनको। कूका मूवमेंट जो चलता है ना, उसके अंदर भी बाइकआउट करने की बात चलती है फॉरेन क्लोथ्स को, और प्रीफर कराया जाता है खद्दर को। खद्दर क्या होता है? तो कॉटन वाली क्लोथ्स। ठीक है, कॉटन वहाँ कहाँ से आता है? तो इंडिया से। तो स्वदेशी को अपनाओ, फॉरेन क्लोथ्स को बाइकआउट करो। तो 19 जुलाई 1905 को कि भैया एक्सट्रीमिस्ट लाइन जो है वो फॉलो करे जाते हैं। ठीक है, वहाँ अब एक्सट्रीमिस्ट जो है अपने मेथड्स को अपनाएंगे इंडिया के अंदर, वो भी पूरे इंडिया में, अक्रॉस इंडिया। तो एक्सट्रीमिस्ट ने अपने मेथड अपनाना स्टार्ट कर दिए। उन्होंने बोला भैया रक्षाबंधन दिवस मनाया जाएगा। रक्षाबंधन दिवस में क्या करेंगे? तो भैया हम एक दूसरे को राखी बांधेंगे। ठीक है, इससे हम क्या दिखाना चाहते हैं? यूनिटी।
कि भैया हम सब एक हैं, अलग अलग नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर, अमर सोनार बांग्ला ये कंपोज करते हैं सॉन्ग। ठीक है, आपको पता है भी ये अमर सोनार बांग्ला किसने लिखी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। रविंद्रनाथ टैगोर भारत माता की पेंटिंग को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जिसमें दिखाते हैं कि भारत एज अ नेशन हमारे लिए क्या है? माता है। ठीक है, हमारे लिए मदरलैंड है भारत। चलो, अब स्वदेशी मूवमेंट के अंदर नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी बनाए जाते हैं। ठीक है, अब ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि भैया कर्जन जो है ना, कर्जन की कुछ पॉलिसीज थी कि भैया जो ये यूनिवर्सिटी है ना, उन्होंने देखा ये यूनिवर्सिटी हब बन चुकी है रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की। कर्जन ने ये देखा। कर्जन ने ये भी देखा कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आइडियाज़ जो है ना फ्लरिश्ड हो रहे हैं नेशनलिज्म के। तो एक काम करो, यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल में करने के लिए एक्ट पास करो। तो कर्जन एक्ट पास करता है भैया यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल में करने के लिए। बट जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं वो एक इससे भी आगे की स्टेप लेते हैं और वो कहते हैं भैया हम नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाएंगे। ठीक है, इसको काउंटर करने के लिए। तो भैया नेशनल कॉलेज बनाया गया जिसके प्रिंसिपल औरबिंदो घोष बने। ये मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में पढ़ाया था। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन बनाया गया। पीसी रे ने बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री बनाई। एससी मुखर्जी ने नेशनल काउंसिल एजुकेशन बनाई। ठीक है, 15 अगस्त 1906 को डाउन सोसाइटी इन्होंने बनाई एससी मुखर्जी ने। ठीक है, वही वाला एक्ट जो पास किया था कर्जन ने कि भैया वो इंडियन यूनिवर्सिटी को कंट्रोल में लाना चाहता है। ठीक है, तो उसके खिलाफ इन्होंने डाउन सोसाइटी बनाई इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 के खिलाफ। और दोस्तों चिदम्बरम पिल्लाई जी ने स्वदेशी का ऐसा प्रीफिक्स यूज करके बहुत सारी कंपनीज मद्रास में स्टेब्लिश करी। ठीक है, पीसी रे ने वही मैंने यहाँ पर जो पढ़ाया अभी बंगाल केमिकल फैक्ट्री स्टेब्लिश करी। और एक बात और दोस्तों, इस मूवमेंट को वंदे मातरम मूवमेंट भी बोला जाता है। उसका रीज़न ये है कि इस मूवमेंट के अंदर वंदे मातरम सॉन्ग को बहुत हर गली में गाया जाता है। ठीक है, और इसको ऐसा स्टेप माना जाता है या फिर ऐसा मूवमेंट माना जाता है एंटी पार्टीशन मूवमेंट का। ठीक है, और आपको पता है दोस्तों कि भैया मैंने आपको जब सोशो रिलीजियस रिफॉर्म पढ़ाया था या फिर मैंने आपको जब ट्राइबल रिवोल्ट पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको आनंद मठ एक बुक के बारे में बताया था। जिन्होंने जो आनंद मठ बुक है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है और इसी के अंदर उन्होंने वंदे मातरम जो है सॉन्ग भी लिखा था। ठीक है, अब ये सॉन्ग जो है ना बैन कर देते हैं अंग्रेज कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र रीजन में। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये फल्डिश कर रहा होता है ये सॉन्ग। तो इसको जो है ना रेसिस्ट करते हैं बिपिन चंद्रपाल कि भैया जो आपने बैन करा ना गलत बैन करा है। वंदे मातरम मूवमेंट में क्या है ऐसा चीज़, वंदे मातरम सॉन्ग में क्या है ऐसा, ठीक है, जो आप इसे बैन कर रहे हो। अब डिक्लाइन होता है दोस्तों उसके बाद कि भैया एक बार मूवमेंट चलेगा तो वो चीज़ मतलब आप बोल सकते हो मोमेंटम नहीं चल पाएगा पूरे सालों साल जब तक लोग वाग अवेयर ना हो जाए, जब तक लोग वाग तैयार ना हो जाए एक लार्ज स्केल पे मूवमेंट करने के लिए। तो अभी जो लोग वाग है ना अभी इतने नेशनलिज्म की भावना उनके अंदर आई नहीं है। पहली बात तो ये समझो दोस्तों, अभी नेशनलिज्म के बारे में जो मास्क है ना उनको पता ही नहीं चला है कि होता क्या है। देश के बारे में भी पता ही नहीं किसी को कि क्या होता है। इवन तुम आज भी देख लो दोस्तों, आज भी इंडिया के अंदर लोगों को पता ही नहीं है कि नेशनलिज्म क्या होता है। आज भी लोगों को अपनी इंडियन हिस्ट्री के बारे में नहीं पता। ठीक है, 70 साल हो चुके हैं आज़ादी के, अभी भी नहीं पता कुछ भी। ठीक है, और एजुकेशन अभी भी फ्री है हमारे यहाँ, तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे पढ़ा भी रहे हैं, तब भी नहीं पता। तो उस टाइम पे सोचो जब भैया इंग्लिश लैंग्वेज लोगों को सीख ही रहे हैं, इवन इंग्लिश छोड़ो हिंदी भी नहीं आती उस टाइम के लोगों को, तो उस टाइम पे तो एजुकेशन का लेवल बहुत ही लो था। तो ऐसे टाइम पे जो पीपल हैं, जो आम लोग आ गए हैं, उनको क्या ही पता, उनको क्या पता भैया कौन रूल करता है हमारे ऊपर, किसको रूल करने का राइट है, क्या डेमोक्रेसी होती है ना, क्या वोटिंग सिस्टम होता है, क्या लिबर्टी होती है, क्या फ्रीडम होता है, क्या इक्वालिटी होती है, उनको नहीं पता भाई। इवन हमारे यहाँ तो भैया सोशल एविल्स आराम से प्ले हो रहे थे, आराम से सोशल एविल्स को प्रैक्टिस कर रहे थे। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लार्ज स्केल पे होता था, भाई गर्ल्स को एजुकेट नहीं करा जाता है। ठीक है, तो अभी हमारे जो लोग हैं ना अभी तैयार नहीं है मूवमेंट के लिए, और स्वदेशी मूवमेंट एकदम से ही मोमेंटम आया था तो भैया इसका डिक्लाइन भी होना था।
तो रीज़न इसके रीज़न ये थे कि एक रिलीजन सिंबल बन गया था। डिक्लाइन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट क्या था, एक रिलीजन सिंबल बन गया था। कैसा कि भैया जो ईस्टर्न बंगाल है ना वो मुस्लिम के लिए है, तो मुसलमान के लिए, और मुसलमान की वजह से होने की वजह से मुस्लिम जो है ना स्वदेशी मूवमेंट का सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो वही सपोर्ट ऑफ ईस्टर्न बंगाल किसके लिए, पार्टीशन के लिए। सूरत स्प्लिट हो जाता है 1907 में, एक मेन रोल ये भी है दोस्तों, स्वदेशी मूवमेंट का डाउन होना। सूरत स्प्लिट हो जाता है। अब सूरत स्प्लिट में क्या हुआ है भैया, तो सूरत में जब सेशन चलता है एनसी का, तो वहाँ पर स्प्लिट हो जाता है बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। एक्सट्रीमिस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है एनसी से। अभी इसको भी आगे बढ़ाऊंगा मैं, डोंट वरी। सुप्रेशन, सुप्रेशन मतलब या सप्रेस्ड बोल सकते हो आप, कि भैया स्वदेशी मूवमेंट का सप्रेशन करने के लिए बहुत सारे एक्ट पास करता है। कौन भैया, भाई ब्रिटिश करेंगे, बहुत सारे एक्ट पास करते हैं, ऐसे इंसाइटमेंट ऑफेंस एक्ट, ठीक है, और इंडिया ये इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पास करता है भैया ये कर्जन। ठीक है, और मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि भैया प्रेस के ऊपर बैन करने के लिए उसने इंसाइटमेंट ऑफेंस एक्ट पास कर दिया था। तो सप्रेस करने के लिए उसने बहुत सारे एक्ट पास करे ताकि ये मूवमेंट फ्लरिश ना हो पाए, मतलब लार्ज स्केल पे ना आ पाए। अच्छा एक बात हो दोस्तों, ये कार्ले सर्कुलर जो है निकल के आता है, जिसमें बोला जाता है कि भैया भैया स्टूडेंट्स को ना कट ऑफ करा जाए। ठीक है, स्टूडेंट्स को कट ऑफ करा जाए मूवमेंट से। अब इसको बारे में तो ज़्यादा पॉइंट आपको ध्यान रखना ही वाला, लेकिन ये 4 पॉइंट आपको पता होने चाहिए डिक्लाइन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट के। और दोस्तों अब आती है कर्जन के वापसी जाने की लंदन। अब आता है टाइम कि भैया कर्जन को वापस बुला लिया जाएगा कि भैया आप इंग्लैंड में आ जाओ। रीज़न यही है, किचनर्स कर्जन कंट्रोवर्सी आती है 1905 में। किचनर्स होता है कमांडर इन चीफ और कर्जन आपको पता ही है वाइसराय होता है। ठीक है, अब होता ये है कि भैया डुअल कंट्रोल करा जाता है मिलिट्री मेंबर्स का। अब किचनर्स बोलता है, अब इसको डिटेल में मत जाना, बस किचनर्स बोलता है कि भैया मिलिट्री मेंबर्स को डुअल कंट्रोल में मत लाओ। ठीक है, ये मेरा काम है मिलिट्री का कैसे इस्तेमाल करना है, ये आपको काम नहीं है, क्योंकि कमांडर इन चीफ मैं हूँ। और प्लस दोस्तों कर्जन को इसलिए ही वापस बुला लिया जाता है क्योंकि भैया ये तो डिवाइड करना चाहता था इंडिया मुस्लिम्स को, ये डिवाइड करना चाहता था कि भैया मुस्लिम और हिंदू अलग अलग हो जाएं। ये करना चाह रहा था कि नेशनलिज्म की भावना ना फैले। ये तो ये करना चाह रहा था कि कोई ऐसा मूवमेंट ही ना हो, ठीक है, स्वदेशी में ऐसा मूवमेंट ही ना हो। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट हुआ, जस्ट इसका अपोजिट हुआ दोस्तों। भैया नेशनलिज्म की भावना और लोगों में फैलने लगी और लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट होने लगा। इवन जो लोग जानते नहीं थे क्या भैया कि देश क्या होता है, ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, इसके बारे में लोग जानने लगे थे स्वदेशी मूवमेंट के वजह से। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने जब पार्टिसिपेट करने लग गए एंटी पार्टीशन मूवमेंट के अंदर, तो उन्होंने मासेस को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वो भैया बंगाल के अंदर मासेस को इस तरीके से ले आते हैं कि बंगाल में ही ये जो स्वदेशी मूवमेंट है ना बहुत ज़्यादा वर्क करता है। ठीक है, अब मैं आपको एक पॉइंट आगे पढ़ाऊंगा सूरत स्प्लिट के अंदर कि भैया ये सूरत स्प्लिट होता क्यों है। सूरत स्प्लिट में यही एक रीज़न होता है कि भैया बंगाल से बाहर ले जाना चाहते थे बाइकआउट मूवमेंट को एक्सट्रीमिस्ट, बट मॉडरेट्स इस चीज़ को नहीं चाहते थे। तो मेन रीज़न तो ये बनता है कि आप मूवमेंट को आगे बढ़ाने नहीं चाह रहे मॉडरेट्स, तो एक्सट्रीमिस्ट जो है आईएनसी छोड़ देते हैं, आईएनसी से बाहर निकाल जाते हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को। ठीक है, चलो तो भैया जब कर्जन वापसी को ला लिया जाता है कर्जन को, तो भैया कर्जन के वापसी ला लिया जाएगा तो भैया कोई तो वायसराय बनेगा। तो इसकी जगह आते हैं मिंटो। ठीक है, मिंटो आता है 1905 से लेकर 1910 तक, 1910 तक रहता है ये। इसी के टाइम में मुस्लिम लीग बनती है 1906 में, सूरत स्प्लिट होता है और मोरले मिंटो रिफॉर्म आता है 1909 में। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे दोस्तों हम सूरत स्प्लिट के बारे में जो होता है 1907 में। अब आपको पता होगा दोस्तों 1905 में बनारस सेशन में गोपाल कृष्ण गोखले प्रेसिडेंट होते हैं इस सेशन के। अब गोपाल कृष्ण गोखले बोल देते हैं कि हाँ भाई स्वदेशी मूवमेंट को चलाया जाए। ठीक है, बाइकआउट रेजोल्यूशन ये पास कर देते हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले तो उस टाइम मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इस टाइम पे ना यही बात चलने लगती है कि भैया जो है ना ये प्रेसिडेंट जो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर में से हो। क्यों, अब तो भैया मूवमेंट को लीड एक्सट्रीमिस्ट कर रहे हैं ना, तो प्रेसिडेंट जो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर से हो। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले को बना दिया जाता है। चलो कोई बात नहीं,
अगले सेशन में क्या करते हैं मॉडरेट्स, एक खेल खेल देते हैं। कलकत्ता में सेशन चलता है। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट बना दिया जाता है दादा भाई नौरोजी जी को। अब आपको पता है दादा भाई नौरोजी हैं ओल्ड एज वाले बंदे, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ही बोलते हैं। तो भैया मॉडरेट्स ने बोला देखो भैया एक काम करो भैया, ओल्ड वाले बंदे कहीं हमारे यहाँ दादा भाई नौरोजी, इनको प्रेसिडेंट बना दिए जाते हैं और ये मॉडरेट में से होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब तिलक जी को बनाना था यहाँ पर, तिलक जी या लाला लाजपत राय जी को बनाओ, लेकिन नहीं बनाते तिलक को, लाला लाजपत राय को, दादा भाई नौरोजी को बना दिया जाता है। तो हर कोई मान लेता है भैया ओल्ड मैन है चलो मान लेते हैं, लेकिन दादा भाई नौरोजी ये भाई साहब थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट वाले विचारधारा वाले भी आ गए। कैसे? ये बोलते हैं कि नहीं स्वराज हमें चाहिए, स्वराज हमें चाहिए, इंडिया जो है इंडियंस के लिए होना चाहिए, इंडियन कंट्रोल के लिए होना चाहिए। इवन इस सेशन में एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने ये बोला कि भैया देखो कनाडा के अंदर क्या है, तो कनाडा के अंदर भैया कैनेडियन की सरकार है, ठीक है, अंडर द डोमिनियन ऑफ द ब्रिटिश। यूके के अंदर भैया इनके पास पूरा फ्रीडम हर चीज़ है। ऑस्ट्रेलिया मॉडल में देखो उनके पास भी डोमिनेंट है, डोमिनेंट है अपना, न्यूजीलैंड डोमिनियन है, बट हमारे यहाँ तो नहीं है भैया। क्राउन के नीचे हम ये जो है सारे यहाँ इनका गवर्नमेंट चल रही है, तो हमारे नहीं, हमारे नीचे भी तो हम भी तो डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट क्राउन के नीचे काम कर सकते हैं। इंडिया जो है इंडियंस के लिए हो सकता है अंडर द कंट्रोल ऑफ द क्राउन, ठीक है। तो ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स बोलते हैं उस टाइम पे। 1907 में फिर से मॉडरेट से खेल करते हैं। ये रूल था कि जो जिस प्रोविंस से होगा लीडर उस प्रोविंस से, ठीक है, मतलब जिस जहाँ पर सेशन होगा उस प्रोविंस से कोई लीडर नहीं बनने वाला। तो ये सेशन होना चाहिए था कहाँ पर दोस्तों? ये होना था नागपुर में, लेकिन कर दिया जाता है सूरत में। क्यों? क्योंकि सूरत से तिलक जी होते हैं, इनका होम होता है सूरत में, ठीक है, और ये बॉम्बे प्रोविंस में आता है और नागपुर सेंट्रल प्रोविंस में आता है। तो भैया सेंट्रल प्रोविंस में इस सेशन को कर दिया जाता है, सॉरी सूरत में कर दिया जाता है, ताकि तिलक जो है प्रेसिडेंट ना बन पाए, ठीक है। और जब तिलक प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे तो मॉडरेट जो चाहते हैं वो हो सकेगा, ठीक है। तो रास बिहारी घोष को बना दिया गया प्रेसिडेंट। 7 में मॉडरेट का प्रेसिडेंट बन जाता है तो एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है खफा, कहते हैं भैया ये तुमने गलत काम करा। तो इनके में आता है फैक्शन। फैक्शन कैसा? फैक्शन आता है 2D की वजह से, 2 डिफरेंसेस की वजह से। पहले तो प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट जो है बहुत सालों से 15 सालों से ऊपर से भैया मॉडरेट्स का बन रहा है, अब एक्सट्रीमिस्ट का बनना चाहिए, पहला तो ये। दूसरा मूवमेंट कि भैया एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं अब ऑल इंडिया मूवमेंट करने का टाइम आ चुका है, इस बाइकआउट मूवमेंट को अब ऑल इंडिया पे ले जाए, ठीक है, अब बंगाल के अंदर ये सीमित ना रखा जाए। बट मॉडरेट्स बोलते हैं भैया इसे ऑल इंडिया लेवल पे लाने की जरूरत नहीं है, अभी बंगाल के अंदर ही चलाओ, ठीक है, और अभी बंगाल के लोगों को अभी जागरूक करना है, ठीक है। और ये मासिस को भी लाने जा रहे थे, कौन? मॉडरेट्स। ये कह रहे थे कि नहीं भैया तुम ज़्यादा खफा कर दोगे ना ब्रिटिशर्स को, तो जो वो दे रहे हैं ना वो भी नहीं मिलेगा। अब इनको एक लालच जो है ना, वो तुम्हारा ये मिंटो भी देता है। कैसे? ये कहता है भैया देखो ऐसा है, मोरले मिंटो रिफॉर्म आने वाला है 1909 में, ठीक है, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मॉडरेट्स को तुम बताओ क्या चाहिए, हम तुम्हें देने के लिए तैयार है। तो मॉडरेट्स कहते हैं भैया नहीं, ज़्यादा हम इनके खिलाफ करेंगे ना काम, तो जो मिलने वाला है ना हमें इस रिफॉर्म के अंदर वो मिलेगा नहीं। तो वो मोरले मिंटो रिफॉर्म का थोड़ा लालच देख लेते हैं और इस मूवमेंट को ऑल इंडिया लेवल पे नहीं लेकर जाना चाहते। कौन? मॉडरेट्स। तो भैया हो जाता है सूरत स्प्लिट 1907 में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, दोनों को रास्ते अलग अलग। और इसके बाद दोस्तों देखो तिलक जी को ना जेल जाना पड़ता है 6 सालों के लिए, 6 ईयर्स के लिए जेल जाना पड़ता है। और इनको जेल भी ना कहाँ भेजा जाता है पता है भैया? इनको जेल भेज दिया जाता है वहाँ, कहाँ पर? बर्मा में। वहाँ पर जाके ना ये गीता रहस्य बुक भी लिखते हैं, बर्मा का ही म्यांमार में। अब जेल इसलिए भेजा जाता है क्योंकि ये रेडिकल्स को ना प्रेस कर रहे थे, उनकी एक्टिविटीज़ को प्रेस कर रहे थे, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को प्रेस कर रहे थे न्यूज़पेपर के द्वारा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चक्की ने मुजफ्फर केस में बम मार दिया, तुम्हें पता है ना, तो मुजफ्फरपुर के केस भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इस जो केस में खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चक्की की जो एक्टिविटीज़ थी, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को, उसको प्रेस कर रहे थे तिलक जी। तो उनको 6 साल के लिए जेल भेज देते हैं। तो इनको डिफेंड करते हैं जीना, ठीक है, कोर्ट के अंदर, ठीक है, जीना फेल हो जाता है इनको डिफेंड करने में, ठीक है, तो इनको जेल हो जाती है। फिर वहाँ पर जाके ये गीता रहस्य बुक भी लिखते हैं।
औरबिंदो घोष भी अलीपुर कंस्पिरेसी केस में जेल चले जाते हैं। फिर ये भैया जब जेल से छूटते हैं ना, तो हाँ ध्यान रखना, इनको डिफेंड किया था सीआर दास ने। अब देखो डिफेंड वाला जो क्वेश्चन है ना, आजकल प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने लगे हैं, इसलिए मैंने डाल दिया। अभी 2025 में ही चोरी चुरा इंसिडेंट के बारे में पूछ लिया था भाई, डिफेंड किसने किया था लोगों को, ठीक है, तो उसने पूछ लिया गया था, तो इसलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डिफेंड बाय सीआर दास। और देखो जब जेल से छूटते हैं कौन, अरविंदो घोष, तो ये स्पिरिचुअल वाले रास्ते में चले जाते हैं, पौंडुचेरी में जाके टीचिंग करने लगते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ठीक है, अरविंदो घोष। अब दोस्तों अब टाइम आता है मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन में। भैया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये भी जान लो। तो मोहम्मदियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस होता है 1886 में, 1886 में। उसके बाद शिमला डेपुटेशन आती है, इसमें नवाब सलीमुल्लाह होते हैं डक्का के अंदर। ये मिंटो से मिलते हैं और मिंटो से ये बोलते हैं भैया 1909 में जो आप रिफॉर्म लेकर आना चाहते हो ना, उसके अंदर हमें सेपरेट इलेक्ट्रोड दिया जाए, ठीक है। आप देखना सेपरेट इलेक्ट्रोड मतलब कॉम्युनलिज्म और बढ़ेगा, हिंदू मुस्लिम के अंदर और डिवीज़न आने लगेंगे, ठीक है। तो भैया कॉम्युनल को ये बढ़ा रहा है सेपरेट इलेक्ट्रोड। अभी सेपरेट इलेक्ट्रोड क्या होता है ये 1909 के रिफॉर्म में आपको डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो 30 दिसंबर 1906 में आगा खान थर्ड प्रेसिडेंट बनता है मुस्लिम लीग का। इस दिन जो है मुस्लिम लीग बन जाती है 1906 में, 30 दिसंबर को। इसके कुछ मेंबर्स भी हैं जो प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं, उनका नाम याद रखना, वकार उल मुल्क, सैयद अमीर अली खान बहादुर गुलाम, नवाब सलीमुल्लाह। और दोस्तों 1913 में जिन्ना जो है मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लेते हैं, 1913 में, ठीक है। 1913 में जिन्ना ज्वाइन कर लेता है मुस्लिम लीग को। अब देखो दोस्तों मैंने कुछ और डिटेल में नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया है 1909 का रिफॉर्म, ठीक है। अगली वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा दोस्तों, और उसे पूरा समझाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक वेट करो, पूरा ये आपको समझाने वाला हूँ मैं। और आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। आपको मुझे जो पढ़ाना था, जो भी इम्पोर्टेंट थीम्स थी ना यूपीएससी के लिए, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैंने छोड़ा होगा। अगर कोई चीज़ छूटती है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि भैया जो स्वदेशी मूवमेंट के खिलाफ कौन कौन से एक्ट पास हुए थे, तो मैंने पढ़ाया था कि एक्ट पास करे गए थे सुप्रेशन में, तो कौन से एक्ट करे गए थे पास, ये लिखे हुए। इंडियन प्रेस एक्ट मैंने बता दिया था आपको रिटर्न नोट्स में। सिटीजन्स मीटिंग एक्ट ये रहा, इंडियन न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट ऑफेंस एक्ट ये पढ़ा दिया था मैंने, और ये दिल्ली दरबार एक्ट, ये ठीक है, दिल्ली दरबार भी लगे थे, ये तीनों दरबार के बारे में बता दिया मैंने, जितने दिल्ली दरबार लगे थे, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट कैसे कैसे फ्लरिश हुआ ये बता दिया मैंने आपको यहाँ पर। पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या हो कैसे हुआ ये बता दिया मैंने, ऑफिशियल रीजन क्या था, ठीक है, आइडिया क्या था पार्टीशन करने का, रिएक्शन टू द पार्टीशन ये मैंने आपको पढ़ा दिया दोस्तों, ठीक है। औरबिंदो घोष के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ, सब कुछ पढ़ा दिया मैंने दोस्तों, कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है ना, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। इवन आप मेरे से टेलीग्राम पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो दोस्तों। और टेलीग्राम से ये जो है ना पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और इससे रिवाइज कर लेना बाद में, ठीक है। रिवाइज करते रहोगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी हमेशा। और इस वीडियो को 1-2 बार और देख लोगे ना तो ये हमेशा याद हो जाएगा, हमेशा के लिए, कहीं भूलोगे नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।